गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शंस में लगातार एक नई सीरीज का। चलिए, इकोनॉमिक्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो अर्थशास्त्र को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थशास्त्र आपके साथ खेल सकता है और आप इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ध्यान से सीरियस से सुनिए। देखिए, बात हो रही है, हम लोग कैपिटल मार्केट की बात कर रहे थे। कैपिटल मार्केट में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप देखिए। कैपिटल मार्केट चूँकि आपको बताया जा चुका है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो एक लंबी अवधि के लिए, जो लॉन्ग टर्म अवधि होता है, जो लंबी अवधियाँ होती है, उनके दरमियान कुछ बॉन्ड्स, कुछ डिवेंचर, म्यूचुअल फंड्स, मतलब ओवरऑल ऋण पत्र, ठीक है। ये ऋण जो पत्र होता है जिसके मदद से बड़ी बड़ी कंपनियाँ, यहाँ तक कि सरकारें भी पैसा उठाती है, ठीक है, उधार लेती है। तो उसी के संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूँ। एक कंसेप्ट है गिल्ट एज्ड बाज़ार। देखिए, गिल्ड एज बाज़ार क्या है? गिल्ट एज मार्केट, GEM इसको बोलते हैं, जेम, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, मतलब इसको सपोर्ट मिला है भारत RBI के द्वारा, RBI के द्वारा सपोर्टेड है, ऑथोराइज्ड है। एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय होता है, मतलब गवर्नमेंट और थोड़ा थोड़ा, मतलब पार्शियल गवर्नमेंट, ओके, पार्शियल गवर्नमेंट, उनके जो प्रतिभूतियाँ होती है, फिर से मैं बात कर रहा हूँ वही जिसके मदद से पैसा उठाया जाता है। ये जो प्रतिभूतियाँ होती हैं जिनको RBI के द्वारा सपोर्टेड है, RBI के द्वारा ऑथोराइज किया गया है, RBI के द्वारा पावर दिया गया है कि वो बाज़ार से चाहे तो, ठीक है, ऋण ले सकती है या फिर उसका क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, दोनों क्रिया कर सकती है। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ, चूँकि आपको पता होगा, एक ऐसा वित्तीय उपकरण होता है जिन्हें जारी करके सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। आपके लिए सड़क बनाती है, शिक्षालय वगैरह वगैरह जो भी हो, ओवरऑल पूंजी उधार लेती है। तो ये पूंजी उधार लेती भी है और देती भी है, ठीक है। तो सरकारी प्रतिभूतियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा तरल होती है, एक्सेस तरल होती है, ठीक है। तरल का मतलब उसको आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से लेन देन कर सकते हैं, बाज़ार में आसानी से उसको चालू मूल्यों पर बेच सकते हैं, और आप आसानी से एक हाई रिटर्न की अगर इच्छा रखते हैं, हाई रिटर्न मतलब अच्छा प्रतिफल चाहिए आपको, तो आप आराम से इस पर अच्छा पैसा फंसा कर आप आराम से एक निश्चित दर पर और एक निश्चितता के साथ पैसा कमा सकते हैं। यहाँ तक कि आप सरकार पर अगर भरोसा करते हैं तो सरकार के शॉर्ट टर्म बॉन्ड पर भी, शॉर्ट टर्म जो होता है, जो गिल्ड सिक्योरिटीज़ होती है, उस पर भी आप चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में, अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक, यानी दीर्घावधि नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए, जनरली लेस देन 1 ईयर्स, 1 साल से अगर कम के लिए अगर पैसा लगाना है और जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, तो वैसे सारे जो प्रतिभूतियाँ जिनको हम लोग जनरली टी बिल यानी ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि जो होती है वो लेस देन 365 दिन यानी 364 दिन तक होता है, जो जनरली अभी वर्तमान समय में 91, 182 और 364 दिन के अवधि के लिए जारी किया जाता है। और ये सरकारी बॉन्ड होता है, लेकिन ध्यान रहे, सरकारी बॉन्ड में केवल और केवल केंद्र सरकार का बॉन्ड होता है, ठीक है। ये केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी परिपक्वता अवधि जनरली आप समझ सकते हैं कि 1 वर्ष से ज़्यादा, तो उसको आप सरकारी बॉन्ड कहिए, जो या तो केंद्र सरकार के द्वारा या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसी के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, जो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष तक का भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड, देखिए, म्यूचुअल फंड का सीधा सा मतलब होता है, चूँकि आपको ना तो शेयर मार्केट की जानकारी है और ना ही आप शेयर मार्केट की या कैपिटल मार्केट की जटिलताओं को समझ पाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी बचत को कहीं लगाना चाहते हैं, आप अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं, आप अपने घर पर पड़े हुए संसाधन को अच्छा से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का एक पेशेवर जो होता है उसको ढूंढना पड़ेगा।
वो म्यूचुअल फंड जो होता है एक ऐसा पेशेवर होता है जो आपके पैसे को ठीक से रेगुलेट कर सकता है, ठीक से मैनिपुलेट कर सकता है और एक वित्तीय को एक अच्छे जगह लगा सकता है। छोटे-छोटे इसमें ढेर सारे निवेशक जो होते हैं अपने पैसा फँसाते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है? और ये म्यूचुअल फंड जो होता है फिर आगे चल के बड़ी-बड़ी कंपनियों में, बड़ी-बड़ी एनबीएफसीज़ में, ठीक है? और बड़े-बड़े स्टॉक में, बॉन्ड में पैसा फँसाता है, निवेश करता है। चूँकि इनके पास स्टॉक से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ होती है वो आपके पास नहीं होता, आपके पास समय भी नहीं होता इतना कि आप स्टॉक मार्केट को ठीक से रेगुलेट कर पाएँ, ठीक से समझ पाएँ। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड कंपनियों का सहारा लेना पड़ता है। तो ओवरऑल भारत में सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड था वो यूटीआई था, ठीक है? जिसको 1963 में स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट्स बोलते हैं इसको, पार्टिसिपेटरी, ठीक है, नोट्स। ये क्या होता है पी नोट्स? देखिए, आपको अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, जो जो लिस्टेड कंपनियां उनमें पैसा लगाना है, तो आपको सबसे पहले वित्तीय जितने भी हैं उसके लिए सेबीज के नॉर्म्स जो हैं, सेबी के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमको सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होना है, तो बहुत सी विदेशी कंपनियां जो होती है, विदेशी निवेशक जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, वो बिना सेबी में अपने आप को रजिस्टर्ड किए ही, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति में आराम से निवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए एक दरवाज़ा है जिसको पी नोट्स कहते हैं, पीएन, ठीक है, पीएन नोट्स, पी नोट्स। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स में क्या होता है, निवेश करने वाले जो निवेशक हैं वो भारतीय प्रतिभूति का स्वामी नहीं होता है, लेकिन इसका धारक बनकर वो आराम से इसका निवेश कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल कर सकते हैं कि सेबी के ढेर सारे जो ताम झाम हैं उससे बचकर विदेशी कंपनियां, विदेशी निवेशक आराम से भारतीय कंपनियों में पैसा लगा सकता है आराम से, ठीक है। तो इसके लिए पी नोट्स, हालांकि इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी होता है, ठीक है, जैसे काला धन, मनी, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। एक होता है एम कैप, क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जो मार्केट, बाजार पूंजीकरण, क्या है बाजार पूंजीकरण? देखिए, मार्केट कैप निकालना है, एम कैप निकालना है तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ शेयर एन नंबर ऑफ, मतलब प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर का कीमत और जितना शेयर जारी किया गया उसको गुना कर दीजिए, आपको मार्केट कैप, एम कैप पता चल जाएगा। अगर मानते सपोज 1000 शेयर जारी किया गया है और एक शेयर की कीमत 200 रुपया है, तो ओवरऑल आपको 2 लाख रुपया मिल जाएगा, तो 2 लाख की मार्केट कैप हो जाएगी, ठीक है। आते हैं तेजड़िया, तेजड़िया, अरविंद पड़गड़िया नहीं, हम तेजड़िया बात कर रहे हैं। क्या है ये तेजड़िया, जिसको इंग्लिश में बुल भी कहते हैं? आपने अभी हाल में फिल्म देखा होगा अभिषेक बच्चन का, उसमें इसके बारे में दिखाया गया है। तो बुल क्या होते हैं? वास्तव में ब्रोकर होता है ये होता कौन है? ये ब्रोकर ही है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ चीज़ है। ब्रोकर बोलिए, जो अपने, जो ना, मतलब उसको लगता है कि फ्यूचर में, यानी आने वाले समय में जो शेयर का जो प्राइस है उसमें शायद वृद्धि हो सकता है, बहुत मतलब उफान आ सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या शेयरों की जो बिक्री है, तब वो क्या करता है ना, शेयर की बिक्री को तत्काल कुछ समय के लिए रोक देता है और वर्तमान में वो सस्ते मूल्यों पर शेयर खरीदना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो या तो वो शेयर के बिक्री को कुछ समय के रोक लेगा, या फिर वर्तमान में जो सस्ते मूल्य है उसको सस्ते मूल्य में जितने भी शेयर है उसको जल्दी जल्दी खरीदेगा। इन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, तिजड़िया लाभ कमा लेता है, तिजड़िया को लाभ हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले समय में शेयर का मूल्य बढ़ने वाला है। तो तेजड़िया जो है वो सक्रिय होने पर, अगर तेजड़िया सक्रिय हो रहा है तो समझ लीजिए शेयर मार्केट में उछाल आएगा, कि शेयर में, ठीक है, शेयर मार्केट में उछाल आएगा, शेयरों की जो कमी हो जाएगी, शेयरों की कमी, जब शेयरों की कमी हो, किसी भी चीज़ की कीमत कमी होती है, हमें किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसकी कमी हो जाएगी, तो मांग उसका बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ जाएगा और शेयर का सूचकांक जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो शेयर का सूचकांक ऊपर जा रहा है तो कौन फ़ायदेमंद रहेगा? इसका सीधा फ़ायदेमंद जो होगा वो बुल होगा। हम बात करते हैं जस्ट अपोजिट टू इट, मंदड़िया।
मंदा धंधा नहीं बोलते, मंदा चल रहा है तो मंदड़िया, मंदड़िया मतलब बियर मार्केट। ये भी ब्रोकर ही है, कोई है, दोनों वही व्यक्ति है ब्रोकर। ये लोग क्या करते हैं ब्रोकर, जो फ्यूचर में, ठीक है, याद रखिए हम दोनों बात फ्यूचर की हो रही है, उनको पता चल जाता है लगभग उनको, मतलब बहुत लंबे समय तक काम करते करते ये अनुभव हो जाता है कि आने वाले समय में शेयर की जो मूल्य है वो गिरने वाली है, शेयर का प्राइस गिरने वाला है। तो शेयर का प्राइस गिरने वाला है यह सोचकर वो शेयरों का बिक्री करना स्टार्ट कर देता है। शेयर को बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी बेचेगा। अधिक शेयर जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा शेयर आ जाएगा तो शेयर की कीमत क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। इससे शेयरों की पूर्ति बढ़ जाएगी, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और परिणाम स्वरूप शेयरों की कीमत धड़ 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 गिरने लगेगी। और शेयर की कीमत गिरेगी तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, तो परिणाम स्वरूप शेयरों की कीमत जब गिरेगी ना तो शेयर खरीदार यानी मंदड़िया लोग लाभ कमा लेंगे। वास्तव में ऐसा व्यक्ति शेयरों की शॉर्ट सेलिंग कर देता है। शॉर्ट सेलिंग, आपसे पूछेगा कि शॉर्ट सेलिंग किससे जुड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा ये तो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये बियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शेयर का सूचकांक बहुत नीचे गिर जाएगा तो किसको दिखाता है, बियर को दिखाता है। बियर, जब शेयर के सूचकांक नीचे आ रहे हैं तो ये बियर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। आते हैं एंजल निवेशक के बारे में। एंजल निवेशक, जिसको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर क्या है एंजल इन्वेस्टर, जो जनवरी 2013-14 में मतलब ऐसा मतलब बजट में इसको घोषणा किया गया था एंजल इन्वेस्टर के बारे में। मतलब जितने भी जो खास करके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो टाइप 1 प्रकार के होते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का एक प्रकार है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिसको 2012 में मतलब एक तरह से रेगुलेट करने के लिए कोशिश की गई थी। तो सीधी सी बात है, एंजल इन्वेस्टर एक तरह से एंजल के रूप में आएंगे और जो छोटी छोटी जो स्टार्टअप कंपनियां होती है जिनको ग्रो करने का बहुत चांस रहता है लेकिन उनके पास पैसे की कमी होती है, तो निवेश कर देते हैं एंजल लोग और उम्मीद करते हैं कि ये कंपनियां आने वाले समय में बहुत हाई कैपिटल अर्जित करेगी। तो ऐसे निवेशकों को हम लोग क्या कहेंगे, एंजल इन्वेस्टर। खास करके ये अपना पैसा कहाँ लगाती हैं, स्टार्टअप में। ठीक है, स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है स्टार्टअप। ठीक है, एंजल निवेशक। एक टर्म होता है हंग अप। हंग अप, हंग अप कहाँ है, ये क्या होता है, हंग अप मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, इस आशा से कि भविष्य में फ्यूचर में शेयर की कीमत, अगर उसको लगता है कि शेयर की कीमत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करता है, शेयर का स्टॉक कर लेता है। शेयर स्टॉक कर लेगा, जमा करेगा शेयर को, क्योंकि उसको पता है आने वाले समय में उसको लग रहा है कि इसका कीमत बढ़ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हंग अप। ओके, एक होता है हेजिंग। हेजिंग, व्हाट डू यू मीन हेजिंग, इसको आप इस तरह HEDGING, हेजिंग मतलब इसको सब समझ लीजिए कि ये रिस्क मैनेजमेंट है, जोखिम को प्रबंधन करने का एक तरीका है, जोखिम प्रबंधन है। हेजिंग का मतलब जोखिम को प्रबंधन किया जाता है। क्या होता है इसमें, इसमें जो कमोडिटी है, जो मुद्रा है, जो बुलियन है, जो प्रतिभूति है, उसकी कीमतों में फ्लैक्सिबल होता है, उतार चढ़ाव आता है। तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है तो उससे नुकसान हो सकता है ना, तो उस नुकसान की संभावनाओं को एक तरह से रेगुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, समायोजित करने के लिए हेजिंग किया जाता है। ओके, एक होता है आर्बिट्रेज। थोड़ा थोड़ा समझिए, दैट्स सफिशिएंट फॉर एनी एग्ज़ाम। आपको कोई ब्रोकर नहीं बनना है, सिर्फ आपको अपना एग्ज़ाम निकालना है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, दैट्स सफिशिएंट फॉर एनीथिंग। आर्बिट्रेज क्या है, देखिए बहुत सा पूरा दुनिया ग्लोबलाइज हो चुका है, नेट इंटरबैंकिंग हो रहा है सब कुछ, ठीक है, पूरा देश जब जुड़ा हुआ है, विश्व जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक कंसेप्ट आता है आर्बिट्रेज। खास करके ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। क्या होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। तो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मार्केट, उसमें जो एक्सचेंज मार्केट जो होता है फ्लैक्चुएट होता है। तो
एक देश का विनिमय एक्सचेंज दूसरा देश का विनिमय एक्सचेंज में अलग अलग अंतर होता है। तो एक्सचेंज रेट में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, जो लोग होते हैं इसमें भिड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही समय पर एक साथ यहाँ से कुछ चीज़ को खरीदेंगे और यहाँ पर ला के बेच देंगे। ठीक है, इस एक्सचेंज रेट में कुछ चीज़ को खरीदेंगे, इस एक्सचेंज रेट में किसी चीज़ को बेच देंगे। तो ओवरऑल समझ जाए, विदेशी विनिमय दर के जो अंतर है उसके लाभ उठाने के लिए जो विभिन्न विदेशी होती हैं, विदेशी मुद्राओं को एक साथ खरीदना और विक्रय करना, एक साथ खरीदना और एक साथ बेचना। ठीक है, एक साथ खरीदें और एक साथ बेचेंगे, तो इसी को कहते हैं आप आर्बिट्रेज। ठीक है, तो किसी सामान का एक बाज़ार में क्रय करना और दूसरे बाज़ार में बेच देना, और दोनों के जो डिफरेंस होते हैं उसको लाभ कहते हैं, वही है आर्बिट्रेज। एक होता है बबल। बबल का सीधा सा मतलब होता है कि निवेशक को पता चल जाता है या शेयरों की प्रतिभूति बहुत अधिक मांग हो जाती है तो शेयरों की कीमत बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं बबल। और जैसे उसका उल्टा क्रैश, शेयरों की प्राइस जो है लगातार गिर जाए, धड़ाधड़ के गिर जाए, तो उसको क्रैश बोलते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, ऐसा संभावना हो सकता है कि नहीं कि कोई कंपनी ए है, इस कंपनी ए में कुछ निवेशक जो हो सकते हैं उनके पास इस कंपनी का जो इंटरनल नॉलेज है या फिर कंपनी की जो गोपनीय सूचनाएं हैं उनकी जानकारी होता है, और ये सूचनाएं इनके पास होने के बावजूद भी अगर ये व्यक्ति शेयर का क्रय विक्रय करता है जिसको उस कंपनी का इंटरनल मैटर की जानकारी है और शेयर का क्रय विक्रय करता है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, और ये पूरी तरह से एक तरह से धोखाधड़ी है अपने निवेशकों के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनको वहाँ का कंपनी का इंटरनल मैटर के बारे में जानकारी होती है, वो गोपनीय सूचनाओं को जानते हैं कि शेयर का प्राइस क्या रखा जा सकता है। तो इन प्रकार की जो क्रियाविधि में जो संलिप्त होते हैं उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि एक तरह से इलीगल ही है। एक होता है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या है कि किसी देश में जो धन होता है ना, मतलब एक तरह से इसको मनी लॉन्ड्रिंग से आप जोड़ सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ना है मतलब इसको आप समझ सकते हैं कि किसी देश से धन को मतलब अनऑथराइज तरीके से, ठीक है, मतलब उसको मतलब इलीगली रूप से आप उसको बाहर ले गए, ए से बाहर ले गए बी में। ठीक है, ये पैसा 100 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपया आपने यहाँ से किसी तरह से अनऑथराइज माध्यम से बाहर ले गए, पुनः उसी देश में वो लौट कर, ठीक है, उस उसी देश में लौट कर एक तरह से टैक्स का जो कन्फ्यूगेशन होता है, टैक्स का जो स्ट्रक्चर बना होता है, टैक्स के जो समझौते होते हैं उसको मतलब उसका लाभ उठाकर वापस इसी देश में उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से राउंड ट्रिपिंग तो है। मतलब ओवरऑल समझ लीजिए कि किसी भी देश का जो धन है, कोई ए देश है, जैसे भारत का धन किसी अनऑथराइज तरीक़ा से बाहर जाता है और पुनः भारत में ही जो टैक्स एग्रीमेंट होता है उसका लाभ उठाकर किसी अन्य देश के माध्यम से, ठीक है, उसको भारत में निवेश कर दिया जाता है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि काले धन को एक तरह से लीगल बनाने का एक तरीका है। जैसे भारत में जो ब्लैक मनी वास्तव में पुनः विदेशी निवेश के रूप में भारत में ही लौट आता है। तो यही है एक तरह से राउंड ट्रिपिंग, जो एक तरह से बहुत ही ख़राब चीज़ है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। एक होता है ब्लू चिप कंपनियाँ। ब्लू चिप नाम से स्पष्ट है, ब्लू चिप कंपनियाँ जिसकी मतलब टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, जिसमें लगातार लाभ कमाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो, जिसका प्रॉफिट मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप बहुत हाई हो, ठीक है, वही समझ सकते हैं। इनके शेयरों का तरलता बहुत ज़्यादा हो, इनका डिमांड ज़्यादा हो, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, तो कह सकते हैं भारत में जो सर्वोच्च शिखर पर जो टॉप 30 जो कंपनियां हैं उनको आप ब्लू चिप कंपनियां बोल सकते हैं। विदेशी की कंपनियां हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे शेयर का जो इशू होता है, वो शेयर के इशू के दरमियान शेयर को या तो उसके शेयर प्राइस से ज़्यादा पर या उससे कम पर, या शेयर का जो एग्जेक्टिव जो फेस वैल्यू है उसी पर जारी कर सकते हैं। तो जनरली शेयर का जो मूल्य, सपोज एक शेयर है, तो शेयर का मूल्य जो लिखा होता है उसको हम लोग उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू होता है, और कंपनी जिस कीमत पर शेयर जारी करती है उसको हम एलोटेड प्राइस बोलते हैं, एलोटेटेड। ठीक है, कंपनी जिस, हो सकता है अंकित मूल्य कुछ हो और एलोटेटेड प्राइस कुछ और हो, एलोटेड मूल्य कुछ और हो। तो इसी के संदर्भ में शेयर को जब जारी किया जाता है तो उसके संबंध में कुछ बातें हैं, 3 बातें हैं, ध्यान रहे। एक होता है इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब सीधा साधा मतलब सीधा है कि जब इशू एट पार का मतलब है कि अगर कोई शेयर है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो एलोटेड प्राइस है, मतलब फेस वैल्यू पर ही अगर जारी कर दिया जाए तो आपको उसको क्या कहिएगा, इशू एट पार। ठीक है, एक होता है इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट, इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, कटौती पर हम उसको जारी कर रहे हैं। तो मतलब इसका जो फेस वैल्यू है एफ वी से कम, उससे कम पे अगर जारी किया जाएगा शेयर, यानी एलोटेटेड प्राइस, यानी एलोटेटेड प्राइस इज लेस देन दैट ऑफ द फेस वैल्यू, दैट इज नन एज इशू एट डिस्काउंट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कंपनी अपने शेयर को उसके फेस वैल्यू से कम मूल्य पर जारी कर रही है तो आप उसको इशू एट डिस्काउंट कहिएगा। एक होता है इशू ऑफ प्राइस, इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या मतलब है इशू एट प्रीमियम का, इसके जस्ट अपोजिट टू द इशू एट डिस्काउंट। आई मीन जब कोई कंपनी अपने शेयर का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा कीमत पर अगर उसको जारी करे, यानी एलोटेटेड कीमत। ठीक है, एलोटेटेड प्राइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, ठीक है, दैट ऑफ फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा इशू प्राइस है तो समझ जाइए कि ये शेयर जो है इशू एट प्रीमियम पे है। ये पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीएलसी क्या होती है, इसके बारे में कुछ मानदंड है क्या। तो सबसे पहले आप समझिए कंपनी क्या है। कोई भी कंपनी क्या होता है, देखिए कंपनी सीधा सीधा मतलब है जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत गठित किया गया हो उसको हम लोग कंपनी कर सकते हैं। तो कंपनी अगर सार्वजनिक है तो उसमें कम से कम 7 सदस्य, कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए, और अधिकतम जो शेयर है, जितना शेयर है इक्वल टू उतना इसका डायरेक्टर। तो एक ऐसा कंपनी जिसमें कम से कम 7 सदस्य हो और इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या उतना ही हो जितना शेयर जारी किया गया हो, तो अब आप इसको कम कैसे कर सकते हैं कि पब्लिक कंपनी है ये। अगर वो जिसमें सार्वजनिक निदेशकों की संख्या जो है कम से कम 3 होना चाहिए, इसमें कम से कम 3 सदस्य डायरेक्टर के रूप में होना चाहिए, लेकिन 15 को से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेस देन 15। कोई निजी कंपनी क्या है, आपने प्राइवेट कंपनी के बारे में जाना होगा, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी में बात होता है कि जिसमें कम से कम 2 सदस्य, कम से कम 2, कम से कम 2 गो सदस्य तो जरूर होना चाहिए, 2, कम से कम 2 सदस्य, और अधिक से अधिक 200, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 200, 2 से 200। और इसमें निदेशकों की संख्या कम से कम 2, डायरेक्टर की संख्या 2, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर, तब उसको आप निजी कंपनी बोल सकते हैं। सरकारी कंपनी तो सीधा सा मतलब है कि अगर कोई कंपनी है जिसमें सरकार का शेयरिंग 51% से हो या उससे अधिक हो तो उसको आप कह सकते हैं कि ये सरकार द्वारा धारित कंपनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए अच्छे अच्छे चीज़ों को, और अपने आप का विद्वता बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।